तो आप सभी का स्वागत है कलम के इस वर्चुअल सत्र में। और मैं गौरव गिरिजा शुक्ला, संस्थापक अभिकल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ रायपुर से आप सभी के साथ। और अब हम सत्र को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत श्री सीमेंट्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड अभिकल फाउंडेशन, हयात रायपुर, नई दुनिया बिलासपुर और एहसास वुमन के सहयोग से आयोजित होने वाले कलम के इस एक और श्रृंखला में हम यहाँ पर आप सभी के साथ हैं। रायपुर और बिलासपुर का ये संयुक्त सत्र होगा। हमें खुशी है कि आज हमारे साथ में हयात रायपुर के जनरल मैनेजर करण कपूर जी हमारे साथ हैं। और आप सभी दर्शकों के स्वागत के लिए, हमारे आज की मेहमान लेखिका देवदत्त बाजपेयी जी के स्वागत के लिए, और जो सूत्रधार की भूमिका निभा रही हैं कनक रेखा चौहान जी, एहसास वुमन ऑफ लखनऊ, आप सभी के स्वागत के लिए मैं करण जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना स्वागत उद्बोधन देंगे। करण कपूर। थैंक यू। it's a big matter of pride. थैंक यू सो वेरी मच कि आज मैं आप लोगों के साथ में अपना एक फर्स्ट एपिसोड के टाइम पे मैं आप लोगों के साथ में हूँ। ये कलम रायपुर का 52nd एपिसोड और कलम बिलासपुर का 13th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। It's an initiative of Prabha Khaitan Foundation, sponsored by Shree Cement in association with Abhikal Foundation, Hayat Raipur and Ehsaas Women, and our media partner नई दुनिया बिलासपुर। आप सब का सहयोग चाहिए मुझे वेलकम करने के लिए हमारे ऑथर मिस देवदत्ता बाजपेयी एंड हमारी मॉडरेटर मिस कनक रेखा चौहान जी। अब हम ये सेशन शुरू करेंगे और आप सब से थोड़ा टाइम लेंगे यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया करण जी स्वागत उद्बोधन के लिए। हमारे साथ एहसास वुमन बिलासपुर भी है डॉक्टर गरिमा तिवारी। मैं गरिमा जी से निवेदन करूंगा कि गरिमा जी आज के हमारे मेहमान देवदत्त बाजपेयी जी के का परिचय पढ़ेंगी, और साथ ही साथ आज जो सूत्रधार की भूमिका निभा रही हैं, मॉडरेटर जो हैं कनक रेखा चौहान जी, उनका परिचय हमारे दर्शकों को वो बताएंगी। गरिमा तिवारी जी। थैंक यू गौरव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे कलम के इस सेशन में, जो आज हमारा रायपुर और बिलासपुर संयुक्त रूप से हम आयोजित कर रहे हैं। और आज की इस प्यारी सी खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ आज की बहुत ही खूबसूरत मेहमान लेखिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, देवदत्ता बाजपेयी जी। स्वागत है आपका। और आप गजल और शास्त्रीय संगीत के बीच में पली बढ़ी हैं, बचपन से ही आप साहित्य से जुड़ी हुई हैं। आपका काव्यात्मक सफर जो आपके स्कूली दिनों से शुरू हो गया था, वह अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। अमेरिकी पत्रिका अर्बन कन्फ्यूजन्स, poetry.com और स्टोरीजन जैसी कई ऑनलाइन जर्नल्स, वेबसाइट में आपकी कविताएं समय समय पर स्थान पाती रही हैं। अट्टा कलाटा पब्लिकेशन से प्रकाशित पुस्तक करना कविता, जिसमें बेंगलोर के 30 चुनिंदा कवियों की कविताएं शामिल हैं, आप उनमें से एक हैं। अर्बन सोलेस से प्रकाशित किताब स्टेप्स ऑफ लव में भी आपकी कविताएं शामिल हैं। देवदत्ता जी 100,000 पोएट फॉर चेंज आंदोलन से भी जुड़ी रही हैं। रेमिनिसेंस ऑफ एथर नामक फिल्म में आपकी 7 हिंदी कविताएं शामिल हैं। यह फिल्म दुनिया भर में कई फिल्म फेस्टिवल्स में सराही गई है। आपने गुड डे, आशीर्वाद, फॉर्च्यून, टीवीएस, टाइटन और हाई वर्ड्स नामक कई नामी गिरामी ब्रांड के विज्ञापन फिल्मों के लिए गीत और पटकथाएं भी आपने लिखी हैं। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। आपका स्वागत है। और साथ ही आज हमारी इस कार्यक्रम में सूत्रधार की भूमिका निभा रही हैं कनक रेखा चौहान जी। आप लखनऊ एहसास वुमन की मेंबर हैं और आप भी कई सालों से साहित्य और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तो मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आगे अब यह स्टेज आपका और देवदत्ता जी का, जिसमें हम आप दोनों को सुनेंगे। और दर्शकों से आग्रह है कि यदि आपको क्वेश्चंस करना है कुछ, तो आप हमारे चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं जी। अब कनक रेखा चौहान जी, अब यह माइक और स्टेज आपका, आप दोनों का, प्लीज हैंड ओवर टू यू। धन्यवाद गरिमा, और लखनऊ को बिलासपुर और रायपुर का नमस्कार। आज की हमारी किताब और राइटर हैं देवदत्ता
वाजपेयी और किताब का नाम है किश्त किश्त जिंदगी। किश्तों में जिंदगी, यूं तो शायद हम सभी किश्तों में ही जीते हैं, लेकिन देवदत्ता ने किताब को यह नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं, 7 किश्तें हैं। ये सिर्फ अध्याय नहीं है, ये जीवन के 7 रंग हैं, जिस रंग में उनके भीगे हुए तजुर्बे हैं, जिन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से इन कविताओं को पिरोया है। इन तजुर्बों, इन किश्तों को बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से नाम भी दिया है, जैसे अधूरापन, समझौता, लगाव, खामोशी, सवाल, रूहानी और पहचान। हम जिंदगी के अधूरेपन से समझौता करते हैं, लोगों से, चीजों से लगाव बना लेते हैं, और जब सब कुछ धुंधला धुंधला हो जाता है, तब खामोश रहकर कुछ रूहानी सवाल अपने आप से और दुनिया भर से पूछा करते हैं। शायद अपनी पहचान ढूंढते हैं, किश्त दर किश्त। यूं तो हमारी आज की मेहमान है देवदत्ता, लेकिन इनका डाक नाम, भालो नाम देवदत्ता है, लेकिन इनका डाक नाम डेबी है, और उनकी इजाजत से आज हम उनसे इसी नाम से मुखातिब होंगे। तो डेबी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस गोष्ठी पे। शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि आप रहती हैं बैंगलोर में, आपके दफ्तर का सारा काम अंग्रेजी में है, आपकी किताब हिंदी या हिंदुस्तानी में है, और आपकी मातृभाषा बांग्ला है। तो ये सब कैसे हुआ? तो पहले तो मैं हमेशा यही कहती हूँ सबको कि हिंदी इज माय लव एंड उर्दू इज माय क्रश एंड बंगाली इज माय डेली लाइफ एंड इंग्लिश इज माय डेली ब्रेड। तो इसलिए बचपन से एक्चुअली मुझे हिंदी में बहुत ही इंटरेस्ट रहा है, और मम्मी बहुत गज़लें सुना करती थी, तो घर पे बजता था। तो शायद वहाँ से शुरू हुआ हिंदी के तरफ झुकाव, और हिंदी फिल्में तो थी ही, गाने भी थे, तो और मैं शास्त्रीय संगीत सीखा भी करती थी, तो इसीलिए शायद हिंदी के तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा रहा है। और दोस्त भी थे जो भी हिंदी भाषी थे, तो नेचुरली मैं हिंदी में ज़्यादा बात किया करती थी, इसलिए शायद हिंदी में लिखना चालू हो गया था बहुत ही बचपन से। मगर ऑफ कोर्स अंग्रेजी में लिखना पड़ता है ऑफिस में, तो वो इसलिए शायद मैं बात भी जब करती हूँ तो ऑटोमेटिकली अंग्रेजी आ जाती है, लेकिन हाँ, हिंदी में सोचती हूँ, हिंदी में ख्वाब देखती हूँ, तो इसीलिए हिंदी में ही लिखती हूँ। कहते हैं, आपने बचपन का जिक्र किया, तो कहते हैं कि जिस शहर में हमारा बचपन गुजरता है उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, वो खेल, वो साथी, वो झूले। लेकिन जिस शहर में हम जवां होते हैं, जहां हमें पहली पहली नौकरी मिलती है, जो शहर हमें एक मकाम देता है, एक शनाख्त देता है, वही शायद सबसे अहम, सबसे अजीज भी होता है। तो क्या आपका अनुभव भी कुछ ऐसा रहा है? जी, मुझे तो लगता है कि मैं जो भी हूँ, बैंगलोर ने मुझे एक्चुअली बनाया है, क्योंकि मैं स्कूल के बाद से बैंगलोर में हूँ, तो मेरा जो भी संघर्ष रहा है जिंदगी में वो यहीं पे रहा है। तो जो भी जितने लोगों ने मुझे सहायता दिया है कि मतलब जो भी बनने का, तो वो भी मुझे यहीं पे मिला है, और जो भी सीखा है मेरे प्रोफेसर्स, मेरे बाकी जो इनफैक्ट ये पोएट्री सर्कल में भी जो भी दोस्त रहे हैं, उनसे भी जो भी मैंने सीखा है, हर चीज़ मैंने यहीं पे सीखा है। ऑफ कोर्स बचपन में मम्मी पापा ने जो भी सिखाया, या फिर घर के रिश्तेदार, जो बंगाली कल्चर है वो जो भी सिखाया, वो है कहीं ना कहीं वो भी झलकता होगा। इनफैक्ट कुछ कुछ चीज़ें जो टैगोर की पोइट्री से आती होगी, तो वो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, बैंगलोर का इन्फ्लुएंस में मुझ पे ज़्यादा है, डेफिनेटली वो है। आपसे गुजारिश है कि आपकी एक कविता है बचपन पर, बचपन का शहर छूटता है, अगर आप गुजारिश है सुना सके तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, ये मेरी फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट्स भी है, तो बिल्कुल पढ़ के सुनाती हूँ। तो
बचपन का शहर छूटता है तो नाता खुद से ही टूटता है। बचपन का शहर छूटता है तो नाता खुद से ही टूटता है। जो कुछ भी समझते थे अपना, वो कुछ भी बाकी नहीं। अब तो खुद को मैं खुद याद नहीं। शहर छोड़ा तो गलियां बदली, घर छोड़ा तो रिश्ते बदले। मैंने भेस अपना बदला तो चेहरे अपनों के बदले। जिस कागज पर किस्सा लिखा था अपना, वो अब रद्दी के भाव बिकता है। बचपन की यादें मेरी है जो, वो दूसरों को कबाड़ सा लगता है। जिस फर्श पर रखा था पहला कदम, जिस फर्श पर रखा था पहला कदम, वो अब किराएदार ढूंढता है। बचपन का शहर छूटता है तो नाता खुद से ही टूटता है। वाह, बहुत उम्दा। एक और मौजू है जिस पर आपने काफी लिखा है, करीब करीब हर किश्त में, हर चैप्टर में वो है, और वो है शहर। मानो ये आपके लिए शहर शहर नहीं है, सिर्फ मकान या सड़क नहीं है। आपने लिखा है, वो सड़कों की रंगीन नियॉन रोशनी, गहरे हैं नाते मेरे इस शहर में। तो क्या बैंगलोर या कोई दूसरा शहर है वो आपको एक कंफर्ट जोन की तरह मिला है? क्या आपको लगता है कि आपको यहाँ वो पनाह मिली है जिसे आप ढूंढ रही थी? जी बिल्कुल, मुझे वो लगता है। इनफैक्ट उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वुड बी कि बैंगलोर का वेदर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि शायद हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो बैंगलोर में आप अकेले घूम सकते हो, लेक के किनारे जा सकते हो, या फिर एक लॉन्ग राइड ले सकते हो, और अकेलापन उतना महसूस नहीं होता है क्योंकि यहाँ इतनी खूबसूरती है और वेदर भी उसको सपोर्ट करता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं अकेली रही हूँ और मैं रास्तों पे चली हूँ। जब भी कुछ सोच चलता है दिमाग में, उसे सुलझाने के लिए अकेले अकेले घूमती हूँ। तो इसलिए शायद जो भी उस कविता में है वो सारी मेरी एक्सपीरियंसेस है कि मैंने महसूस किया है उनको बैंगलोर में। इसीलिए मुझे लगता है कि बैंगलोर मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और इस गाहे बगाहे उसने कहीं ना कहीं आपके लेखन को भी प्रभावित किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत। आपकी किताब का जो पहली किस्त जो आपकी किताब की है वो है अधूरापन, जो पहला चैप्टर है। जी, एक कविता है, खाली खाली से दो कमरे, एक में मैं हूँ, एक मुझ में है। फिर आपने ये भी कहा कि रहने दे अधूरापन, ये भी तो जरूरी है। तो डेबी, ऐसा क्या है जो अधूरापन जरूरी है? हमारी अधूरी शख्सियत, कोई अधूरी मोहब्बत, या फिर कोई अधूरी किताब? ऐसा क्या है अधूरेपन में? पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है अधूरापन जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक ये एहसास है तब तक आगे बढ़ने का या फिर कुछ करने की चाह रहती है। तो पूरा हो जाए तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए जब तक अधूरे हैं शायद तब तक कहानी और लिखने की चाह भी रहती है। इसलिए अधूरापन मुझे लगता है जरूरी है। दूसरी बात ये भी है कि अधूरापन का एहसास मुझ में थोड़ा ज्यादा ही होता है शायद, क्योंकि मैं बचपन से अकेली ही पली बड़ी हुई हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है या बहन नहीं है। तो मतलब खेलने की जब मतलब खेलने का साथी कोई नहीं होता था तो मम्मी पापा कहा करते थे कि तुम्हारे पास संगीत है, डांस है, पोएट्री है, पेंटिंग है, इन सबको अपना साथी बनाओ। तो डेफिनेटली मैंने उन सबको अपना साथी बनाया। आई एम थैंकफुल कि मम्मी पापा ने ये कहा कि आज की जिंदगी में हम सब बहुत इंडिविजुअलिस्ट है। सॉरी यहाँ पे पावर कट हो रहा है तो लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, बट ऑफ पूरा नहीं होगा, आ जाएगा। तो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंटरप्शन, सॉरी फॉर दैट। तो मम्मी पापा ने मुझे कहा कि हाँ कि इन सबको अपना दोस्त बनाओ। एंड आई थिंक आज जब हम अपनी मतलब हर किसी की एक जैसी जिंदगी होती है, चाहे साथ भी रहो तो भी अपनी जिंदगी अलग सी ही होती है, तो वहां पे कुछ ना कुछ अकेलापन, अधूरापन जरूर होता है। लेकिन क्योंकि मैंने बचपन से मतलब
गानों को या पेंटिंग को या डांस को अपना साथी बना लिया है तो मुझे उतना अकेलापन नहीं होता है, या फिर मैं उन सबके साथ जूझ सकती हूँ। तो अधूरापन जूझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी अधूरापन कहीं ना कहीं तो होता है। हाँ, और वो एक खाली जगह को भरने के लिए शायद कुछ और फिर बेहतर हो जाता है। तो एक शेर है आपकी नजर की, कोई तो तश्नगी रहने दे साकी, प्याला दर प्याला जिंदगी खर्च ना हो जाए। मेरे ख्याल से उदाहरण जरूरी है, आपसे बिल्कुल हम इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन समझदार लोग अक्सर अधूरेपन से समझौता भी कर लेते हैं। जैसे कि डेबी कहती है, दर्द में भी कुछ पल मुस्कुरा लिया करते हैं, जिंदगी तुझे हम यूं ही गुनगुना लिया करते हैं। जब भी कभी मैं ऐसा कुछ पढ़ती हूँ जो दिल को छू लेता है, तो यही ख्याल आता है कि लेखक ने किस तड़प से, किस बेचैनी में ये लिखा होगा। डेबी, क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब आपने ये लिखा? एक्चुअली सच कहती हूँ, इसके पीछे एक कहानी तो थोड़ी सी है। मैं एक बार हॉस्पिटलाइज थी जब मैं मास्टर्स में थी। तो मैंने जो मतलब सबको पता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से मेरा जो कट ऑफ था अटेंडेंस का वो मैं मीट नहीं कर पाई थी। तो मुझे याद है मैं फादर जो कि तब हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर थे, उनके ऑफिस के बाहर खड़ी थी और ये प्लीड करने गई थी कि आई हैड अ जेन्युइन रीजन मुझे एग्जाम में बैठने दिया जाए। तो इसके लिए मैं बाहर खड़ी थी और मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मुझे ईयर लूज नहीं करना था। मगर तब शायद मैंने कुछ देखा होगा कि कुछ जो पीयू के स्टूडेंट्स अपने आप में ही मजाक कर रहे हैं, तो उनमें जो चल रहा था उनको देखकर ये दो लाइंस मेरे दिमाग में आए थे कि दर्द में भी कुछ पल मुस्कुरा लिया करते हैं, जिंदगी तुझे हम यूं ही गुनगुना लिया करते हैं। और मैं कुछ हम कर रही थी तब, ये फादर के ऑफिस के बाहर खड़े होके। लेकिन ये दो लाइंस जब भी जिंदगी में कभी भी कोई टफ सिचुएशन आया होगा, कई बार तरह तरह के आते हैं, स्पेशली पिछले एक साल में हम सब ने बहुत कुछ झेला है। तो ये लाइंस बहुत बार मेरे दिमाग में, मेरे खुद के दिमाग में बहुत बार वापस आते हैं कि, और मैं कोशिश करती हूँ जब भी ये लाइन वापस आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि एक मुस्कान चेहरे पे रहे कि जितना भी हो, जो भी हो, नेवर टू गिव अप, कीप ट्राइंग, और हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता हल तो निकल आता ही होगा। तो इसलिए मुझे लगता है मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना जरूरी है। तो और कुछ ना कुछ एक थॉट दिमाग में होना चाहिए जो आपको खुश रहने में मदद करता हो। तो ये उसी के बारे में है। बहुत सुंदर ख्याल है और बिल्कुल ऊर्जा से भरा हुआ है। और हम, काश हम भी लिख सकते तो हम भी कुछ ऐसा गुनगुना लेते उन क्षणों में जब हमें किसी संबल, किसी सहारे की जरूरत होती है। लेकिन डेबी, समझौता करना क्या कहीं अपने आप को कुछ कम कर लेना है, या वो एक ज्यादा प्रयोगात्मक अप्रोच है लाइफ के तरफ कि हम समझौता कर लें तो शायद ज्यादा खुश रहेंगे उस वक्त अपने सर्कमस्टांसेस से? आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि ये भी हमें चूज करना चाहिए। कुछ कुछ जगहों पे तो समझौता करना पड़ता है, जिस वजह से मतलब किश्तों में, जिंदगी में एक किश्त यही है कि समझौता, और उसमें कई सारे समझौते करने पड़ते हैं। मगर ये हमें चूज करना चाहिए कि कहाँ पे हम समझौता करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जहाँ पे पहचान पे बात आ जाती है कि ये मैं हूँ और मैं यही रहना चाहती हूँ, और दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल दैट आई एम, तो मुझे लगता है वहां पे समझौता नहीं करना चाहिए। मगर अगर कुछ कुछ जगहों पे खुद को थोड़ा सा बदल लेने से, या फिर कुछ सोच को थोड़ा सा बदल लेने से खुशियाँ मिल सकती है, या हम दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं, तो शायद समझौता कर लेनी चाहिए। और शायद ये जितना हम मतलब उम्र बढ़ती है तो ये हमारे समझ में आता है, और हम कर भी लेते हैं आसानी से, धीरे धीरे कर लेते हैं। शायद बचपन में ना कर पाते हो, मगर धीरे धीरे तो जरूर कर लेते हैं। जी,
उम्र के साथ या कुछ खास खुशियों के गुम हो जाने पर या किसी खास इंसान के चले जाने पर जी हम लोगों को समझौते करने ही पड़ते हैं। और कुछ ऐसी है कि कविता आपकी है कि शामें अब भी आती हैं। जी तो क्या इस कविता में, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इसको सुनाइए, लेकिन इन शामों में अब वो पहले वाली बात क्यों नहीं है? क्या आपने भी अपनी शामों से समझौता किया है? आप ये कविता सुना दीजिए, बहुत ही सुंदर कविता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे था? बिकॉज आई हैव नॉट मार्क्ड दिस, आई एम सो सॉरी। समझौता वाली किश्त में है, शामें अब भी आती हैं। जी एक मिनट। बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें आपने अपने आप को ढाल लिया है आपके हालात के अनुसार। तो ढूंढते ढूंढते ही बात करते हैं। मुझे याद है हमारा जो घर है वो जो कि सबर्ब में है कोलकाता के। मुझे बहुत ही प्यार है उस घर से। वो घर बहुत अलग सा दिखता है, उसका स्लांटेड रूफ है, मतलब थोड़ा ब्रिटिश आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तो उस घर का छत मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत पसंद था बचपन से। हम लोग छत पे पता नहीं क्या क्या करते थे। हम छत पे बॉनफायर जलाते थे क्रिसमस के टाइम पे, वहाँ पे टेंट बनाते थे। तो ऐसी बहुत सी शैतानियाँ हमने की है उस छत पे। तो और बाकायदा हर शाम को वहाँ पे मैं और मेरे कुछ दोस्त गिने चुने जो बहुत क्लोज थे, जो घर पे हर रोज आया करते थे, हम लोग छत पे जाके गाने गाया करते थे या फिर कुछ भी मजाक किया करते थे। बहुत सी कहानियां हैं उस घर के छत पे और उस शाम के। और उस छत से एक वक्त पे जब दूसरे अपार्टमेंट्स नहीं बने थे तो उस छत के एकदम ऊपर से गंगा दिखती थी, मतलब द हुगली रिवर एक्चुअली वो हम देख सकते थे। तो जब शाम होती थी तो माहौल बहुत ही अलग हुआ करता था मेरे बचपन में। मतलब पंछियाँ उड़ के जा रही है और मतलब एकदम पेंटिंग जैसा ही हुआ करता था। अब वैसा नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे आसमान भी उतना नहीं दिखता है। तो ये एक समझौता मैंने कर लिया है कि छत पे अब जाऊं भी तो भी वैसा नहीं दिखेगा, वैसी शामें नहीं होंगी। तो जब भी मैं बैंगलोर, ऑफ कोर्स बैंगलोर को बहुत चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी बचपन की यादें आती भी है। तो जब मैं इन शामों के बारे में सोचती हूँ तो शायद तभी ऐसा एक लिखा था। तो मैंने ढूंढ लिया है, पढ़ के सुनाती हूँ। शामें अब भी आती है, पंछियों के झुंड अब भी घर लौटते हैं, पर उनके पंखों के शोर अब तेज है इतना कि उनके दिलों की फुसफुसाहट कानों तक नहीं पहुंच पाती। पहले आसमां के रंग को देखकर वक्त को नापा करते थे, अब वही लाल पीले को सड़कों के मोड़ पे खड़े बत्तियों में ढूंढा करते हैं। शामें अब भी आती है, पर बचपन की तरह समा बांध नहीं पाती है। घंटों छत पर टहलकर कैनवस पर उतर नहीं आती है। एक एक रंग में एक एक जज्बे का इशारा समझ नहीं पाती है। शामें अब भी आती है, पर वो किसी की याद नहीं लाती है। ढलते दिन के अलविदा का ठहराव नहीं लाती है। बस रोज आती है किसी मजदूर की तरह, काम खत्म करती है और चुपचाप चली जाती है। किसी को नजर ही कहाँ आती है, पर वही शामें अब भी आती है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। पूरा बचपन याद आ गया सबको शायद अपना इसमें, अलविदा के ठहराव की तरह। जी जी। आपका जो अगली किश्त है लगाव, उसमें एक कविता है, उसमें आपने जिसे कहते हैं कि लगाव की पराकाष्ठा पार कर ली है। आप लिखती हैं, तू कहीं थम सा गया है मुझ में, इतना कि जितना भी कुरेद लूं खुद को, नाखूनों में बस तू ही मिलता है। क्या बात है! यानी कि रंगरेज जिस भी रंग में रंग दे, फिर अपनी खुद की हस्ती रहे ना रहे, कि अपनी शख्सियत के रंग
उसके इश्क या रंग में घुल जाएं। जी। ये बताइए डेबी, क्या किसी से इतना लगाव मुमकिन है? मुझे तो लगता है मुमकिन है, और तभी लिखा है। मगर ये मुझे ये भी लगता है कि अ, हर इंसान से, जिस किसी से भी हम मिलते हैं, वो कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाता है हम पर। तो अभी आप सबसे मैं मिल रही हूँ, डेफिनेटली इसका भी असर होगा मुझ पे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए कुछ ना कुछ टुकड़े उस इंसान के हम में भी तो आते हैं, चाहे कभी कुछ अच्छाइयाँ आती है, कभी कुछ बुरी आदतें भी आ जाती है, मगर आती तो है, बिल्कुल। दोहराते हैं उंगलियां तेरे नक्श पे, तो पोरों को ये एहसास होता है। तो ये जो है थोड़ा सा रूमानी भी है, थोड़ा सा जिस्मानी भी है, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा सेंशुअस था। कि आपने किस चीज से प्रेरित होके लिखा, अगर मैं पूछ सकूं तो? जी, बिल्कुल। एक्चुअली इसके पीछे भी एक मेरी खुद की फिलॉसफी है। मुझे लगता है कि जो लोग मेड फॉर ईच अदर होते हैं, जब वो मिलते हैं, कहीं ना कहीं वे थोड़े से एक जैसे दिखते हैं। कुछ छाप होते हैं, क्योंकि उनकी शायद लाइकिंग्स एक जैसी होगी, या फिर जिस तरीके से वो खुद को कैरी करते हैं वो एक जैसा होता होगा। कुछ बात होती है जो उन दोनों में बहुत सिमिलर होती है। तो ये जो फर्स्ट फ्यू लाइंस है, मैंने उस चीज को कैप्चर करने के लिए ये लाइंस लिखे थे कि दोहराते हैं उंगलियां तेरे नक्श पे, तो पोरों को ये एहसास होता है कि तू एक ही मिट्टी से तो बना है। आप इसको आगे भी पढ़ दें। जी जी जी, बिल्कुल। ओके। दोहराते हैं उंगलियां तेरे नक्श पे, तो पोरों को ये एहसास होता है, तू एक ही मिट्टी से तो बना है। कुछ नक्श मेरे जड़े हैं तुझ में भी, तभी तू मुझसे यूं जुड़ा है। हाथ तेरे तो उंगलियां मेरी, आंखें तेरी तो पलकें मेरी, होंठ तेरे तो नरमी मेरी, लहू तेरा तो धड़कन मेरी। तेरे सीने पे पीठ टिका के, तेरे सीने पे पीठ टिका के, बाजुओं में खुद को बिठा के घर सा बन जाता है। दो दीवारें तू और बाकी दो मैं, फिर चाहत उसी में बस जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि जरूर हम सब ने कभी ना कभी जिंदगी में इन मुलायम से पलों को जरूर महसूस किया है, लेकिन आप जैसे सब लोग लिख नहीं पाते हैं। वैसे चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी के बारे में तो बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन आपने अंधेरे के बारे में लिखा है। इकलौता है अंधेरा मेरा जो मरहम सा लगाता है। तो ये आपका कौन सा फलसफा है जो अंधेरे में दिलों को रोशन करता है? क्या कुछ कुछ इश्क की तरह है कि दर्द भी है और दवा भी? तो मुझे बचपन से अंधेरा बहुत पसंद रहा है। मुझे अच्छा लगता है अंधेरे में बैठ के सोचना, मुझे हमेशा से अच्छा लगा है। तो शायद मुझे खुद पता नहीं कि क्यों इतना अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर कभी कोई कहे कि मतलब पार्टी में जाना चाहते हो या फिर कहीं पे बैठ के तारे गिनना चाहते हो, तो मैं अंधेरे में बैठ के तारे गिनना चाहूंगी। तो मुझे अंधेरा पसंद है, और मुझे लगता है कि खुद को बहुत ज्यादा महसूस कर सकते हैं जब हम अंधेरे में बैठते हैं। तो बहुत सी चीजें नहीं देख पाते हैं, जो जब नहीं देख पाते हैं तब बहुत ज्यादा महसूस कर पाते हैं। इनफैक्ट इस पोएम में वो लाइन भी है कि जब कुछ नजर नहीं आता, सच तभी नजर आता है। तो क्योंकि अंधेरे में बैठने से बाकी सेंसेस थोड़े से नम हो जाते हैं, तो स्पेशली सॉरी आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं। राइट राइट राइट। एंड आई थिंक हमारे विजुअल सेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस, राइट? तो वो जब ऑफ हो जाता है तो बाकी बहुत सी चीजें हमें महसूस होने लगती है, हम इंट्रोस्पेक्ट बेटर कर पाते हैं।
तो खुद को समझने में आसानी होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है। तो शायद इन सारी चीज़ों को मिला जुला के मुझे लगता है कि मुझे अंधेरा बहुत पसंद है और बहुत कंफर्टिंग भी तो है। मतलब दिन के अंत में जब फाइनली लाइट ऑफ करके सोने जाते हैं तो वो बहुत कंफर्टिंग भी तो एक फीलिंग है कि हाँ, सब कुछ हमने दिन का जो भी करना था कर लिया है और अब जाके हम आई कैन रिटायर। सो दैट फीलिंग इज ऑल्सो वेरी कंफर्टिंग फीलिंग। तो अंधेरा आई थिंक शायद किश्तों में जिंदगी के बाद भी काफी सारे पोएम्स आएंगे अंधेरे के बारे में, क्योंकि अंधेरे के बारे में मैं बहुत बात कर सकती हूँ। वो एक दिन के कोलाहल के बाद एक शांति लेके आता है, वो उसका एक अपना अलग मजा है। जी जी। आपको शांति, खामोशी वैसे भी पसंद है क्योंकि आपका अगला जो चैप्टर है वो खामोशी है। जी। आपने लिखा है, तूने कहा था मुझसे, क्या खामोशी से चाहना तुझे आता है? मेरा आपसे सवाल है कि क्या किसी को भी खामोशी से चाहना आता है? चाहत में खामोशी की जुबान तो बहुत तेज होती है, एंड डेबी व्हेन वी आर इन लव वी वांट टू शाउट आउट टू द एंटायर वर्ल्ड, सो व्हाई डू यू क्रेव साइलेंस इन लव? सो मुझे लगता है खामोशी की एक अदा होती है। तो खामोशी से जब कोई चाह पाता है तो वो एक बहुत ही अलग फीलिंग है। मतलब उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक शब्दों में जाहिर करना या फिर सबके सामने, ऑफ कोर्स जैसा आप बोल रहे हो कि दुनिया को बताना चाहते हैं कि हाँ हमें इश्क है, मगर जब कोई उसको कंट्रोल में रखकर कुछ फिर भी जाहिर करता हो तो मुझे लगता है वो ज्यादा उभर कर आता है। इनफैक्ट मैं कुछ लाइंस इसमें से पढ़ना चाहूंगी which I think explains what you're asking। कि आशा नहीं है ये राह, खामोशी की ये जुबा, आशा नहीं है ये राह, खामोशी की ये जुबा, ना सवाल ना जवाब ना शिकवा ना गिला, सिर्फ भरोसे की है ये जुबा। क्या इस कदर चाहना तुझे आता है, टूट कर बार बार भी क्या चाहत में बहना तुझे आता है। तो मुझे लगता है कि हाँ ज़रूर बताइए कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं PDA, पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन, तो ज़रूर होनी चाहिए, बतानी चाहिए। मगर खामोशी में भी अगर कोई चाह सके तो वो एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है। मुझे लगता है कि जैसे लाइक दूर से भी नज़रों से बातें करना या फिर चुप रह के भी ये बताना कि हाँ मुझे या फिर झगड़ा हो रहा है तो चुपचाप रहना, तो उससे मतलब शिकवा है लेकिन उसे जाहिर ना करके भी जाहिर कर रहे खामोशी से। तो मुझे लगता है कि खामोशी की जो एक जुबान है वो एक ज्यादा कंपेलिंग जुबान होती है। तो इसलिए मुझे खामोशी पसंद है। ऐसा नहीं कि अल्फाज पसंद नहीं है, ऑफ कोर्स इसमें भरे पड़े हैं अल्फाज, मगर खामोशी भी बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना, व्हेन यू लव समवन शो इट, लेकिन ये कि खामोशी की जुबान हर आदमी को समझ नहीं आती। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, जब हम सब कुछ सोशल मीडिया पे अपने जिंदगी की किताब खोल के रख देते हैं और चाहते हैं कि सब लोग सुने कि मैं किससे प्यार करती हूँ या कौन मुझे चाहता है। तो उस दौर से मुझे लगता है कि आप हमारी उम्र की ज्यादा है बजाय अपनी उम्र की। जी मुझे भी यही लगता है कि मुझे एक्चुअली 30 साल पहले पैदा होना चाहिए था। क्योंकि आज का दौर वो है कि एवरीथिंग इज इन योर फेस। वो नरमी, वो मुलायमपन, वो सटलिटी थोड़ा सा मिसिंग है। जो हमें चाहिए वो हमें आज ही चाहिए। खामोशी सुनने के लिए कई माह कई साल लग जाते हैं, जो आपका सोलमेट या आपका बिलवर्ड या आपको समझने वाला उसे समझ सके। लेकिन वो इंतजार बहुत मीठा होता है और उस बात को आप समझती हैं, इसीलिए आपने इतना सुंदर लिखा है इस बारे में। शुक्रिया शुक्रिया। और सवाल तो आप बहुत करती हैं, दुनिया से भी, सबसे ही, अपने आप से भी। तो आपका अगला चैप्टर है, जो अध्याय है, वो सवाल के ऊपर है। और वैसे
दोस्तों, कवि और ये शायर थोड़े से बावरे तो होते ही हैं, तभी तो अपने अलावा दुनिया भर का दर्द सीने में लिए फिरते हैं। डेबी, आपकी कविता धरती ने सोचा न था कि मिट्टी के टुकड़े होंगे, जी खींचेंगे लकीर जमीनों पे, इंसान और इंसानियत के टुकड़े होंगे। जी एक संवेदनशील कवि हृदय की वेदना की अनुभूति है, और खुशी होती है जानकर कि हमारे युवा लेखक इन वैश्विक समस्याओं के लिए भी चिंतित है। लेकिन आपको किस बात ने इतना विचलित किया? तो अभी हम सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो इस कविता का जन्म वहीं से हुआ। जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो मेरे बचपन का एक दोस्त अभी एयरफोर्स में है, तो हम दोनों में थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट्स हो गई सोशल मीडिया पे, और बहुत लंबा चैट चला, मतलब ओपनली, मतलब वो भी कमेंट कर रहा है, मैं भी कमेंट कर रही हूँ, और मतलब कुछ मतलब 80-90 ऐसे बाकी लोग भी आ गए दोस्तों, मतलब स्कूल के दोस्त, हम दोनों सब डिवाइडेड हो गए, ग्रुप बन गया, एक बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, दूसरा ग्रुप बोल रहा है होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये डिबेट्स होते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन फाइनली कोई कंक्लूजन नहीं होता है, और ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ अफेक्ट कर पाता है सोशल डिसीजन को, राइट। हम बस अपना इमोशन वेंट करते हैं। तो मुझे लगा कि बाद में मुझे लगा कि आई शुड नॉट बी एक्चुअली वेंटिंग आउट लाइक दैट। मुझे लगा कि मुझे कंट्रोल करना चाहिए, जितना भी लगे कि ये सोशली रॉन्ग है, या जितना भी मेरा ओपिनियन स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लगा कि आई हैव अ गिफ्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन अ डिफरेंट मैनर, तो मुझे वैसे करना चाहिए। तो वापस आके तब मैंने ये कविता लिखी कि धरती ने सोचा ना था कि इसके टुकड़े होंगे। एक और आपकी कविता है जो आपको बहुत पसंद है, वो है एक अधूरी सी सुबह जो रोज आती है, झांक के पर्दों से कह जाती है। जी प्लीज इसको सुनाइए जरा। एक अधूरी सी सुबह रोज आती है, झांक के पर्दों से ये कह जाती है, रात गुजरी सुबह दूसरी पर ख्वाब बाकी है। क्षणिका है मेरे तो, हाँ, इस किताब में काफी सारे क्षणिका ही ज्यादा है। जी जी, ये बहुत अच्छी है, ये मतलब ये वाकई में मन को छू गई है। शुक्रिया। आपके प्यार के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। आपने जैसे लिखा कि प्यार वही जो खुद के खिलाफ जाके हो, और जब हो तो उसके खिलाफ ना जा सको। तो ये इतनी मजबूती, ये सच्चा वाला प्यार जो हम लोग कहते हैं, क्या ये अभी भी है दुनिया में? आप लिख रही हैं तो होगा ही, लेकिन फिर भी हमारे दोस्तों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए आप बताइए कि आपको इतना भरोसा कैसे है प्यार पे? इसके लिए एक्चुअली मेरे पास अंग्रेजी में 2 लाइन्स है, मैं कहूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो अंग्रेजी में मैं खुद से कहती हूँ कि देयर इज नो रीजन टू बिलीव इन लव अदर देन दैट इट एग्जिस्ट्स इन मी। तो मैं ढूंढ रही हूँ ऑनेस्टली, अभी तक मुझे तो इस ऐसा मैंने नहीं देखा है, मगर मुझे लगता है कि मैं प्यार में विश्वास इसी तरीके से कर सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे लिए वो प्यार नहीं है, तो एटलीस्ट मुझ में है तो दुनिया में है। लेकिन सवाल ये है कि प्यार की कोई सीमा नहीं है। आप अपने खुद के खिलाफ भी जा सकते हैं और दुनिया के खिलाफ भी जा सकते हैं। प्यार का जज्बा इतना मजबूत होना चाहिए। मुझे वो तो लगता है डेफिनेटली। अगर वैसा इतना मजबूत ना हो तो शायद वो प्यार नहीं, क्रश हो सकता है या फिर इनफैचुएशन हो सकता है, लेकिन प्यार वही जो खुद के खिलाफ जाके हो। बिल्कुल। एक रात है मेरे सीने में, मेरे होने से पहले थी जो, ये भी कविता बहुत बहुत गहरी, बहुत अच्छी है। इसको अगर आप सुनाएंगी तो अच्छा लगेगा। मैंने ये भी मार्क नहीं किया है। लेकिन ये आप जो अंधेरा और रात और शामें, ये हम किसी एक तरफ जा रहे हैं जो कि सिर्फ आप ही समझ सकती हैं कि
ऐसा क्या है जो आपको ये सब चीजें इतनी, आप इनसे इतनी मुतासिर हैं, आपने इनके बारे में इतना लिखा है? कोई बात नहीं, हम दूसरी कविता पे चलते हैं, आप ढूंढिएगा। एक आपने जी मेरे पास, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ सकती हूँ। अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। थैंक यू। एक रात है मेरे सीने में, मेरे होने से पहले थी जो, मेरे जाने के बाद भी रहेगी जो। सदियों से एक काली चादर में सैकड़ों सितारों को लपेटकर संभाल के रखा है जिसने, एक ऐसी रात है मेरे सीने में। अंधेरा गाढ़ा है इसमें, हर दर्द का रंग काला, हर काला घुलकर अंधेरा बना है इसमें। फर्क चाहत और नफरत का नहीं दिखता हो जिसमें, ना सच ना झूठ ना किसी का मोल समझ आता हो जिसमें, एक ऐसी रात है मेरे सीने में। वो रात जिससे डरती हूँ इतना, वो रात जिससे डरती हूँ इतना कि ना नींद आती है ना आंखें खोल पाती हूँ। वो रात जब सारे दर्द मिलके घिस के आग बन जल उठते हैं। वो रात जिसके शोलों से सितारे पैदा होते हैं। सितारों का कोख है जिसमें, सितारों का कोख है जिसमें, एक ऐसी रात है मेरे सीने में। बहुत सुंदर। पता है, न जाने क्यों आपकी ये शाम, ये रात और आपकी क्षणिकाएं, आपकी आजाद कविता, इन सब से मुझे गुलजार साहब की एक बहुत ही अलग तरह का उन्होंने गाना लिखा था मेरे अपने फिल्म के लिए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात, रोज अकेली आए रोज अकेली जाए। एक ये लोरी है, लेकिन जैसे आपने अंधेरे को, रात को इतना अलग रूप दिया है, ऐसी लोरी शायद हमने फिर कभी नहीं सुनेंगे। पर आपकी कविता सुन के वो याद आई है, ना कि उनकी कविता सुन के आपकी कविता समझ में आ रही है। तो ये मुझे भी मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है कि अगर मेरी कोई कविता आपको गुलजार साहब की याद दिलाती हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल दिला रही है, बिल्कुल दिला रही है। इसीलिए मैंने सोचा इसका जिक्र जरूरी है यहाँ पर। बहुत और बहुत आपने फिर लिखा है, जो सबसे गहरा है वही तो काला है, देर तक तप कर झुलस कर। ये कविता आपकी बहुत अच्छी है और शायद इसके पीछे एक खास अनुभव था जिससे दुखी होकर आपने लिखी थी। जी अगर आप चाहें तो वो अनुभव ना लिखे यहाँ, लेकिन एक कविता सुनाए। आप चाहें तो हमसे शेयर कर सकती, वरना आप ये कविता सुना दे। मैं कह सकती हूँ। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ, जब भी मैं मैं अपनी रीडिंग करती हूँ तो मैं ये ज़रूर बोलती हूँ एक्चुअली, बिकॉज दिस इज़ एन इनसाइट टू माई व्हाट आई डू इन एडवर्टाइजिंग, राइट। और एडवर्टाइजिंग में कैसी कैसी चीज़ें होती है। तो ये कविता मैंने घर आके बहुत ही गुस्से में लिखा था, क्योंकि एज यू कैन सी आई एम डस्की, मैं गोरी तो हूँ नहीं। तो मुझे कहा गया था एक फेयरनेस प्रोडक्ट को पिच करने के लिए, और आइडियोलॉजिकली मुझे लगा था ये गलत होगा। तो मैंने मेरे ऑफिस में जो मेरे सीनियर्स थे, मैंने उनको कहा कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये खुद के खिलाफ जाने वाली बात हो जाती है, और मैं ये कोशिश भी नहीं करती हूँ कि मैं बहुत गोरी बन जाऊँ। तो फिर मैं दूसरों को ये बात कैसे समझाऊँ जो बात मुझे खुद समझ में नहीं आती है। तो उन लोगों ने मुझसे बातें की और हम लोगों ने फाइनली बहुत सी चीज़ें, मतलब अच्छा थोड़ा सटल होके क्या कह सकते हैं, क्या चेंजेस तुम सजेस्ट करो, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सब मॉडिफिकेशंस करके फाइनली हमने किया तो था, लेकिन मुझे इस बात से मुझे बुरा लगता है, क्योंकि स्कूल में भी मैं बुली हुई थी बिकॉज आई एम डार्क। तो ये एक बात मैं देख चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी में कई बार आती है, मतलब कि somebody is dark और वो अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। तो इसीलिए मैं जब घर वापस आके ऑफिस से, तब मैंने ये लिखा था कि जो है सबसे गहरा वही तो है काला,
जो है सबसे गहरा वही तो है काला, देर तक तप कर झुलस कर जिसने है सहा सबसे ज्यादा वही तो है काला। सॉरी। हीरे का हो जन्म जिसमें, हर रंग हो जिसमें घुला वही तो है काला। जिसने रोशनी को ना जाने दिया हो दूर कभी दिल से वही तो है काला। So like I am referring to coal, I am referring to black hole too, कि inside a black hole light is lost, it sucks the light, so that is also black, that is also dark, but it is not looked upon as something bad. फिर complexion में ये इतना बुरा क्यों है, ये एक सवाल भी है। लेकिन आप ये बताइए कि आपके कार्य क्षेत्र में जो हो रहा है और जो आपके अपने विचार हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने प्रोफेशनल करियर को अपने विचारों से अलग रखें? वो आपके व्यक्तिगत विचार हैं और वो आपका काम है। जी यही कहा गया था मुझे ऑफिस में जब मैंने ये कहा था कि मैं ये कैंपेन नहीं लूंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि कार्य क्षेत्र में भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। चाहे आप डॉक्टर हो तो किस तरीके से आप इलाज करोगे, चाहे आप टीचर हो तो किस तरीके से आप पढ़ाओगे, कि वही पुरानी चीजें पढ़ाओगे या कुछ नया पढ़ाओगे। मैं एडवर्टाइजर हूँ, आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग, यहाँ भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां है। इफ यू रियली लुक एट सोसाइटी हाउ इट हैज बीन शेप्ड, उसमें एडवर्टाइजिंग का काफी रोल रहा है। जैसे कि शुरू में प्रोडक्ट्स को बेचा जाता था कि आप इस चीज में पकाओ तो आपके पतिदेव आपको बहुत प्यार करेंगे, या फिर आप ये पहनोगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप ये लगाओगे तो आपको प्यार मिलेगा। सो आप खुद को बदलो तब जाके आपको प्यार मिल सकता है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट इनिशियली। अब जाके अगर हम देखें तो डव का कैंपेन है जो रियल ब्यूटी है, वो नहीं कहता है कि आप बदलो, वो कहता है कि आप जैसे हो उसी में रहो, उसको मेंटेन करो, राइट। तो ये एक चेंज इन थॉट प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि अगर ये जो हम इस फील्ड में काम करते हैं वो लोग नहीं लाएंगे तो और कौन लाएगा, वरना वही चलता रहेगा। और एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर, तो नेचुरली आम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, हम उनका आईना है। तो अगर हम सही तरीके से आईना नहीं पकड़ते हैं तो फिर हम गलत चीजें समझा रहे हैं बाकी दुनिया को। तो सच्चाई समझाना लोगों को मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मैं जब भी कैंपेन करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई रखूं उसमें। डेबी, आप एक अच्छी लेखिका ही नहीं, एक बहुत जिम्मेदार नागरिक भी हैं, और मुझे खुशी है कि हमारी नौजवान पीढ़ी इस तरह सोचती है, घिसी पिटी धारणाओं को बदलने का मादा रखती है। आपने एक स्टैंड लिया इस कैंपेन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, तो आपको इसके लिए साधुवाद। और अब हम आपसे वो एक गाना सुनना चाहते हैं, क्योंकि डेबी खुद गाती भी हैं, गिटार भी बजाती हैं, तो आपकी कोई कविता जो आप गाती जी, तो मैं गिटार रखी मेरे पास। दिस इज एक्चुअली ये वही कविता है जो कि अधूरेपन में सेक्शन में सेकंड कविता है, खाली खाली से दो कमरे। खाली। और ये मैंने गाना बनाया था, तो आज मौका है, तो आई होप कि आपको सब साफ साफ सुनाई दे, क्योंकि जूम में पहली बार गाना गा रही हूँ। खाली से दो कमरे, एक में मैं हूँ, एक है मुझ में, आते जाते तो है कई इनमें, कुछ छूते दीवारें, कुछ दरार
बार यूं भी हुआ है, हमने खुद अपने दरारों को छुआ है। हाँ कई बार यूं भी हुआ है, हमने खुद अपने दरारों को छुआ है। शाखें बढ़ती है दरारों में अब, पत्ते जाने किस किस के नाम के होंगे। खाली ही खाली से दो कमरे, एक मैं हूँ एक है मुझ में, आते हैं जाते तो है कई इनमें, कुछ छूते दीवारें कुछ दरारें ढूंढते। Hello, Gan. Thank you so much. Thank Thank you you so much, Debbie. And I think now Gaurav has to take over. If there are any questions. हाँ जी, हमने अपने दर्शकों से निवेदन किया था कि उनके जहन में कोई सवाल हो तो वो चैट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं, लेकिन इतना खूबसूरत सत्र ये चल रहा था, इतने सुंदर सवाल कनक जी आपने पूछे हैं, और देवदत्ता आई टेल यू कि इतने ईमानदारी से आपके आंसर्स आ रहे थे। सबको यही लगता है, मुझे लगता है जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, हो सकता है हमारे दर्शक अलग भी फील किए हों, लेकिन हर किसी को अपने से वो इतना सो कनेक्टेड फील हो रहा था उन हर सवालों पर, उनके जवाब, सिचुएशन से जो आपने कविताएं अपनी लिखी हैं, वो सब के सब मुझे लगता है कि कोरिलेट कर सकते हैं अपने सिचुएशन के साथ में। अधूरापन, अकेलापन, शांत शामें अब भी आती हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो कुछ तो चैट बॉक्स में आया हुआ है। मैं हर्षा वीके जी का एक कमेंट है, उन्होंने कहा है कि तारपुर वाज योर पोएम, कैन यू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी? सो ये उस पोएम के बारे में एक्चुअली इज सो हर्षा जी को पता होगा, यूट्यूब पे है, ये मेरी स्टूडेंट लाइफ की एक छोटी सी 5 मिनट की फिल्म है, शॉर्ट फिल्म। तो मैंने उसका सबटाइटल तो है, लेकिन वो बिल्कुल लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है, बट हर्षा जी बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ। ग्रेट। राहुल कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब अधूरेपन की शायद बात हो रही थी, उस बीच में उन्होंने अपना एक कमेंट किया है कि एक पुराना फिल्मी गीत उन्हें ध्यान आया, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। तो वो उस डिस्कशन के दौरान जिस अधूरेपन की बात हो रही थी, तो उन्हें ये बॉलीवुड सॉन्ग याद आया। एक गाना है, मुझे पसंद भी है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है जी। एक अनीश श्रीवास जी के का सवाल है कि देबू जी, क्या हम आपकी रचना किश्त किश्त जिंदगी को आपकी बायोपिक समझें? किश्तों में जिंदगी, मैं एक बार बता भी देती हूँ कि किश्तों में जिंदगी, और बायो तो नहीं है, क्योंकि जिंदगी में मेरी बहुत ज्यादा कहानियां हैं, ये तो बस कुछ किश्ते ही है। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये सवाल एक्चुअली मुझे कई जगहों पे मुझसे किया गया है कि क्या ये सारे के सारे मतलब मेरी जिंदगी से बहुत जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि एक राइटर के हिसाब से हर राइटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या होती है कि वो
टाइम को, वक्त को अपनी राइटिंग में कैप्चर करे कि और अगर हम देखें हमेशा हिस्टोरिकली भी वही हुआ है कि चाहे वो क्ले टैबलेट्स पे रहा हो सुमेरियन सिविलाइजेशन में, वहां पे भी गिलगमेश आज भी हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि जो भी हम लिखते हैं, जैसा भी लिखता है, मैं क्वालिटी पे नहीं जाती हूँ, लेकिन अगर हम दिल से लिख रहे हैं तो मतलब वो आज के जमाने में एक सच्चाई है, मतलब आप में वो इमोशन है, वो फीलिंग है, तो मतलब वो सही, मतलब सच है, कहीं ना कहीं आज वो फील हो रहा है किसी को, तो उसे लिखना चाहिए। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं फील कर रही हूँ, कभी ऐसा भी होता है, मैंने कहीं देखा है किसी दोस्त की कहानी हो सकती है, या फिर कलीग की कहानी हो सकती है, या फिर कभी ऐसा भी हुआ है मैं कैफेज में बैठती हूँ, या फिर जब सफर करती हूँ फ्लाइट में या फिर ट्रेन में, बस में, वहां पे भी कुछ देखती हूँ, कुछ नजर आता है तो वो भी इंस्पायर करता है, तो मैं जरूर लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरी जिंदगी की कहानी है, ऐसा तो हमेशा नहीं होता है। तो ये रचनाकारों के साथ ये बात है ही है। बातचीत की शुरुआत में कनक जी ने यही बात कहा था कि जो उनकी संवेदनशीलता है कि अपने दर्द के अलावा भी दुनिया भर के गम, रंज और जज्बातों को लेकर के वो चलते रहते हैं, और ये पता नहीं ईश्वर ने उनको वरदान दिया है ये, या फिर ये किसी रचनाकार के लिए अभिशाप है कि वो इतना दर्द जब्त करके अपने भीतर रहते हैं और उसको शब्दों के साथ बयां करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अनोखी बात है। जी, तो आई थिंक इंग्लिश में बोलते हैं ना, वी थ्राइव ऑन पेन, मतलब राइटर्स ऑलवेज थ्राइव ऑन पेन, कि दर्द दिखता है तो कुछ कहने का मन करता है, तो जी, चाहे वो अपना हो किसी पराये का हो, लेकिन कहने का मन तो करता है। वाह क्या खूबसूरत। सो आप मल्टीपल लैंग्वेज में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आप एडवर्टाइजिंग सेक्टर में भी हैं, तो ये सारी जो शब्दों की जादूगरी है, ये जो कलाकारी है, वो आपके हर एक रचना में और हर एक जगह दिखती है। मुझे तो लगता है आप सामान्य भी बात करती हैं तो भी कुछ कविताएं ही आ रही होती हैं या जिसको आपके आपकी लैंग्वेज में कॉपी लाइन कहते हैं, एडवर्टाइजिंग में तो कॉपी लाइन ही बाहर आते हैं, ऐसा लगता है मुझे नहीं, ऐसा नहीं है, इनफैक्ट मैं बचपन से ऐसी ही बातें करती हूँ। ओके अभी शायद मैं एडवर्टाइजिंग में मतलब आई कुड सरवाइव, क्योंकि सच में शायद मेरे घर वाले भी इस कॉल पे हैं गेस्ट में, तो उनको पता होगा मैं बचपन से ऐसी ही बातें करती हूँ। ओके। अब हम बस अपने आखिरी समय के साथ शॉर्ट चल रहे हैं और एंडिंग की ओर आ गए हैं। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर जल्दी से लेना चाह रहा हूँ। अब राजिता ये सवाल पूछ रही है, हाय रिबी, व्हेन एंड हाउ डिड यू डिसाइड दैट यू वांट टू स्टार्ट राइटिंग एंड हु वाज योर इंस्पिरेशन? ये आखिरी सवाल इस सेशन का। तो आई स्टार्टेड राइटिंग रियली अर्ली, मतलब जब से राइमिंग सीखा है, मतलब राइम्स पढ़ते हैं हम, मैं तब भी लिखा करती थी। मुझे याद है कि आई थिंक मुझे पोएम याद नहीं है, लेकिन मेरा पहला पोएम था ईस्टर एग के बारे में, और वही राइमिंग राइमिंग सा कुछ था। तो जब से अल्फाबेट सीखा है, वर्ड सीखा है, मुझे राइमिंग बहुत पसंद था, कि छंद मिलाना जिसे बोलते हैं, राइट। तो वो मुझे पसंद था और वो मैं करती थी, मैं लिखा करती थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया करती थी। तो तब से लिख रही हूँ। हिंदी में लिखना आई थिंक क्लास 5 या 6 से शुरू हुआ था। तो मतलब आई डोंट नो, ऐसा नहीं है कि किसी खास इंसान ने मुझे कहा कि तुम लिखना चालू करो। हाँ, लेकिन हाँ, आई एम थैंकफुल, मम्मी ने कहा कि लिखो, राइट। मतलब मैं शायद बोला करती थी, तो पेपर पे लिखने के लिए तो कहा था मम्मी ने। तो डेफिनेटली दैट इज हर इन्फ्लुएंस। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा था कि मम्मी भी लिखने की कोशिश किया करती थी, कुछ कुछ डायरी के एंड पेजेस में अगर मैं जाऊँ तो मम्मी हिंदी इतना बोल नहीं पाती थी, लेकिन क्योंकि मम्मी को गजल इतना पसंद था तो मम्मी भी हिंदी में लिखने की कोशिश किया करती थी। तो मुझे लगता है ये था मुझ में कि मुझे क्योंकि शायद ऑल्सो कि मैं अकेली रहती थी, पली बड़ी हूँ, घर पे अकेली रहा करती थी, भाई बहन नहीं थे, मम्मी पापा बिजी रहा करते थे, तो दिस बिकेम माई एक्सप्रेशन।
कि जो भी कहना है बैठ के लिख लो, तो वैसे ही शुरू हो चुका था, वैसे ही दैट इज द मे बी देन अकेलापन इज माय इंस्पिरेशन फॉर पोएट्री। वंडरफुल। सो बहुत बहुत शुक्रिया देवी आपका, और आपने अपना आज हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। कलम रायपुर और बिलासपुर के आप संयुक्त सत्र में शामिल हुए और इतनी खूबसूरत ये शाम गुजरी है। हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कलम के अपने सेशन का। कोविड के बाद ऑनलाइन में हम आ चुके हैं, लेकिन बिल्कुल हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ऑफलाइन सेशंस भी कराए जाएं। रायपुर और बिलासपुर दोनों के दर्शकों की लगातार हमारी पाठकों की ये बात रहती ही है। तो मैं अब आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि कलम अपने समय के लिए जाना जाता है और अब हम अपने एंडिंग की ओर आ चुके हैं। तो श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल फाउंडेशन, हयात रायपुर और एहसास वुमन, साथ ही साथ बिलासपुर से हमारे मीडिया पार्टनर नई दुनिया, आप सभी के सहयोग से आयोजित होने वाले इस कलम श्रृंखला की आज ये बहुत ही खूबसूरत शाम रही। देवदत्ता वाजपेयी जी हमारे साथ बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ी रही, जिनके साथ हमने बहुत ही सुंदर बातचीत की, उनके बारे में जाना, उनकी कविताओं के बारे में जाना, और ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई कनक रेखा चौहान जी ने, जो कि एहसास वुमन ऑफ लखनऊ है। तो एक सुंदर मिलन है आज यहाँ पर बेंगलोर शहर का, नवाबों के शहर लखनऊ का, बिलासपुर का, रायपुर का। करण जी हमारे साथ, जनरल मैनेजर हयात रायपुर, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे सहयोगी हैं। आप सभी के प्रति मैं आयोजन समिति की ओर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और सभी दर्शकों का, पाठकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी शामिल हुए और कलम को ये जो मुकाम हासिल हुआ है, ये जो अपने पहचान दिलाई है। पिछले 6 सालों में रायपुर में हमने 52 एपिसोड्स किए हैं, बिलासपुर का यह 13वीं कड़ी थी बिलासपुर की। तो ये सब हमारे सुधी पाठकों की वजह से, आप सभी के प्यार की वजह से, साहित्य प्रेमियों की वजह से ये हो पाया है। मैं सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस सत्र में जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर बातचीत के लिए, इतने खूबसूरत शाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।